very good afternoon to all of you. So today we are going to discuss about judiciary, which is a very important organ of our government. It is the third branch of our government. तो हमारी सरकार की जो तीसरी शाखा कही जाती है न्यायपालिका, और इसी को प्रोफेसर ग्रैनविल ने कहा था दैट सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया एंड जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ सोशल रिवोल्यूशन. भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो हमारे यहाँ न्यायपालिका है वो सामाजिक क्रांति की अभिभावक है, गार्डियन ऑफ सोशल रिवोल्यूशन. ग्रैनविल ऑस्टिन. अब ये क्यों है सोशल रिवोल्यूशन की अभिभावक, सामाजिक क्रांति की अभिभावक, गार्डियन ऑफ सोशल रिवोल्यूशन क्यों कहते हैं? ये अपने आप में मेन एग्जाम में यूपीएससी में सवाल बन सकता है. व्हाई जुडिशरी और द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज कॉल्ड एज द गार्डियन ऑफ सोशल रिवोल्यूशन. कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय को सामाजिक क्रांति का अभिभावक क्यों कहते हैं? एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज एंड सिविल लिबर्टीज. ये भी एक पॉइंट इसमें ऐड करने लायक है. एंड द प्रोटेक्टर of minority rights and civil liberties. यानी ये अल्पसंख्यक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की संरक्षक है. नागरिक स्वतंत्रता की संरक्षक है. यह भी प्रोफेसर ग्रैनविल ऑस्टिन का ही कथन है. प्रोफेसर ग्रैनविल ऑस्टिन एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर उनकी कमेंट्रीज बहुत मायने रखती हैं. तो उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे आज आपके साथ. सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जुडिशरी क्या है. जुडिशरी इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज गिवन टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वन, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस एंड टू, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. देयर आर टू फंक्शंस गिवन टू जुडिशरी, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. दो कार्यदायित्व हैं जो कि न्यायपालिका को दिए गए. पहला तो न्यायिक कार्यों का निष्पादन करना और दूसरा विधि का निर्वचन करना. तो न्यायिक कार्यों का निष्पादन, इसका क्या अर्थ हुआ? डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, कि दो या अधिक विवादित पक्ष जब अपना कोई विवाद लेकर के न्यायपालिका के पास जाते हैं तो वो उन दोनों पक्षों को सुन करके जो उचित होता है वो निर्णय देती है. एक तो काम ये है. और दूसरा है विधि की व्याख्या, विधि का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. यानी हमने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते वक्त बताया था कि आर्टिकल 21 में कहा गया देयर इज अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. प्राण और जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है. लेकिन अब प्राण और जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार का क्या मतलब हुआ? किसे मानेंगे कि ये प्राण और जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? क्या क्या चीजें होंगी जिन्हें प्राण और जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार माना जाएगा? व्हाट विल बी दी components of fundamental right to life and personal liberty. अब इसी को व्याख्या करना, इसी को विस्तार से बताना, इसी का इंटरप्रिटेशन करना, ये काम सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का है. इसलिए दो काम हो गए कि संसद ने, विधानसभा ने कानून बना दिया. संविधान में हमारे कानून है. अब उस संविधान में या जो भी कानून संसद या विधानसभा ने बनाया, अगर कहीं कोई संशय होता है, कोई भ्रम होता है तो उसकी व्याख्या करना, उसको बताना कि इसका अर्थ क्या है, ये भी काम न्यायपालिका का है. इज दैट वेरी क्लियर? अब जो हमारे यहाँ न्यायपालिका है, इसकी शुरुआत हुई 1773 में. ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में एक रेगुलेटिंग एक्ट नाम का कानून आया और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहली बार
1774 में हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बनी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट बनी, इसमें सर एलिजा इम्पे ये भारत में सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस बने। और इस तरीके से हमारे यहाँ जो मॉडर्न लॉ है इसकी शुरुआत हुई, आधुनिक विधि की शुरुआत हुई। इसके पहले जो ब्रिटिश काल के पहले जो मुगलों के शासन प्रणाली में हनफी लॉ होता था, हनफी कानून, उसके आधार पर न्याय प्रणाली चलती थी। तो पहली बार जो मौजूदा आप न्याय व्यवस्था देखते हैं हमारे देश में, जो आज की तारीख में आज आप कानून देख रहे हैं, जो न्याय व्यवस्था देख रहे हैं, जो जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इसकी व्यवस्था देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1774 के जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इस तरीके से धीरे धीरे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बनना शुरू हुए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट्स बने और आज हमारे देश में ग्राम स्तर पर भी न्यायालय हैं, विलेज कोर्ट्स भी हैं, जिनको हम ग्राम न्यायालय कहते हैं। तो अगर देखें तो हमारा जो जुडिशियरी का स्ट्रक्चर है वो क्या है? इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर कहलाता है, एकीकृत संरचना है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ? दैट देयर इज वन सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप ऑफ द जुडिशियल अथॉरिटी। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री इज सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज वन which is located in New Delhi and its jurisdiction is all over India। तो भारत में सबसे ऊपर जो देश की सबसे बड़ी अदालत है वो है सर्वोच्च न्यायालय। और फिर अलग अलग राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज मिला करके हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 उच्च न्यायालय, और हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और तहसील स्तर पर और ग्राम स्तर पर, तहसील एंड विलेज। अब यहां पर भी कोर्ट बनाए जा चुके हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कहते हैं रिट कोर्ट्स, रिट न्यायालय। इन्हें क्यों रिट कोर्ट्स कहते हैं, उसका क्या मतलब है, ये भी देखेंगे, बात समझेंगे, जानेंगे। अब विलेज कोर्ट्स के ऊपर तहसील कोर्ट, तहसील के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ऊपर पूरे देश में एक सिंगल कोर्ट विच इज नोन एज द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए हमारी सारी न्यायपालिका क्या है, ऊपर जाकर के एक हो गई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एकीकृत, इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ जुडिशरी। इज दैट वेरी क्लियर? तो अब कुछ पॉइंट्स आप लिखिए। Judiciary in India is having the integrated structure भारत में न्यायपालिका एकीकृत संरचना है। Where there is one Supreme Court at the top of judicial authority, जहां न्यायिक प्राधिकारी के रूप में शीर्ष पर एक सर्वोच्च न्यायालय, which is having its jurisdiction throughout the territory of India, जिसका क्षेत्राधिकार
समूचे भारत में है। एंड देन देर आर 25 हाई कोर्ट्स एट प्रेजेंट, और वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, having its jurisdiction at the state/union territory level, जिनका क्षेत्राधिकार राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के स्तर पर है। The oldest is Madras High Court, established in 1862. सबसे पुराना उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1862 में हुई। एंड द न्यूएस्ट 25th हाई कोर्ट इज आंध्र प्रदेश, और 25वां नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, which was established in 2019, जिसकी स्थापना 2019 में हुई। There are few high courts, कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं having their jurisdiction over one or more state/union territories, जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य और संघ शासित क्षेत्रों पर है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एक से अधिक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों पर है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, 1 मुंबई हाई कोर्ट, मुंबई उच्च न्यायालय इज इक्वल टू बराबर महाराष्ट्र प्लस गोवा प्लस दमन एंड दीव प्लस दादरा एंड नागर हवेली। नेक्स्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय इज इक्वल टू बराबर पश्चिम बंगाल प्लस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय इज इक्वल टू बराबर असम प्लस नागालैंड प्लस मिजोरम प्लस अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, केरल हाई कोर्ट, केरल उच्च न्यायालय इज इक्वल टू बराबर केरल प्लस लक्षद्वीप, केरल प्लस लक्षद्वीप। नेक्स्ट, मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय बराबर इज इक्वल टू तमिलनाडु प्लस पुडुचेरी। एंड द लास्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय
इज इक्वल टू बराबर पंजाब प्लस हरियाणा प्लस चंडीगढ़। Allahabad High Court is the largest in India. भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा है in terms of number of cases and the strength of judges. Cases and strength of judges. क्योंकि यहां पर न्यायाधीशों और मुकदमों की संख्या सबसे अधिक है। दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी, दिल्ली एकमात्र संघ शासित क्षेत्र है हैविंग इट्स ओन हाई कोर्ट, जिसका अपना उच्च न्यायालय है। And after reorganization of Jammu and Kashmir in 2019 तथा 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होने के बाद से it has also been made union territory, इसे भी संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया है। And its high court is also having jurisdiction over और इसके भी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित क्षेत्र पर है। Change. The Supreme Court and High Courts are also known as the writ courts. सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को रिट कोर्ट या रिट न्यायालय भी कहते हैं। Because under Article 32 and 226, because अनुच्छेद 32 और 226 में only these two courts have the right to issue writs. Only these two courts have the right to issue writs. केवल इन्हीं दो न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार है। Supreme Court and High Courts are also known as the Court of Record. सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं। बिकॉज क्योंकि अंडर आर्टिकल 129 एंड 215, अनुच्छेद 129 और 215 में only these two courts have the right to initiate, contempt proceedings
इन्हीं दो न्यायालयों को अवमानना की कार्रवाई करने का अधिकार है। एंड ऑल देयर प्रोसीडिंग्स एंड जजमेंट्स तथा इनकी समस्त कार्रवाइयां एवं निर्णय आर कलेक्टेड, कंपाइल्ड एंड कोडिफाइड, एकत्रित, संकलित और अभिलेखित किए जाते हैं। ब्रैकेट नाउ लाइव टेलीकास्ट ऑल्सो टेक प्लेस, और अब इनका सीधा प्रसारण भी होता है। And their judgments are treated as ruling or nazir, तथा इनके निर्णयों को रूलिंग या नजीर भी कहते हैं। ये बात आ रही सब समझ। तो रिट कोर्ट्स का मतलब क्या है कि आर्टिकल 32 और 226 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट्स जारी करने का राइट है, अधिकार है। रिट्स क्या होती हैं आगे बात करेंगे। और इन्हें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्टिकल 129 और 215 में ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकते हैं और न्यायिक अवमानना के मामले में दोषी व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। साथ ही इनकी जो भी कार्रवाई होती है, जो भी आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब चैनल्स पर और तमाम जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की लाइव प्रोसीडिंग्स ज़रूर देखी होंगी, वीडियो क्लिपिंग्स देखी होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो भी कुछ जजेस और हमारे जो एडवोकेट्स हैं वो कहते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं, जजमेंट देते हैं, वो सब रिकॉर्ड किया जाता है, उसको लिखा जाता है, उसको कंपाइल किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और उसे एक बुक फॉर्म में रखा जाता है, ताकि भविष्य में अगर कोई मुकदमे होते हैं जितने भी, उसमें बाद में होने वाले मुकदमों में पहले आ चुके फैसले वो क्या काम करते हैं? पूर्व दृष्टांत का काम करते हैं, प्रेसिडेंस का काम करते हैं, जिन्हें नजीर या रूलिंग कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने पहले किसी मामले में कोई जजमेंट दिया हुआ है और कुछ वैसा ही मामला बाद में किसी अदालत में आता है, तो वकील साहिबान ये कह सकते हैं कि साहब एक बार सन 1974 में इस तरीके के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, हाई कोर्ट ने ऐसा कहा था, फिर 2000 में इसी तरीके का एक मामला और आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, हाई कोर्ट ने ऐसा कहा था। ऐसा ही फिर 2010 में एक और मामला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस तरीके का फैसला दिया था। तो जब वकील साहिबान कोर्ट में जिरह बहस कर रहे होते हैं और जिरह बहस के दौरान वो पहले आ चुके फैसलों का उल्लेख करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, उनका उदाहरण देते हैं, तो उसे कहते हैं नज़ीर पेश करना, रूलिंग देना। तो उससे अपने पक्ष में दिया गया तर्क मजबूत होता है, उसकी लीगल वैल्यू बढ़ती जाती है। और जज साहब जो इस वक्त में मौजूदा मामले में सुनवाई कर रहे हैं, उनको भी ये लग जाता है कि इसी तरीके के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस तरीके का एक फैसला दिया था तो उनको भी उसी लाइन पर अपना फैसला देना चाहिए। हालांकि मौजूदा मामलों में जज साहब के ऊपर ये बाध्यता नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, लेकिन जज साहब के ऊपर एक लीगल फोर्स, एक लीगल वैलिड क्लेम, एक प्रेशर क्रिएट होता है। और लगातार अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के 10 रूलिंग पेश कर दिया किसी अदालत में वकील साहिबान ने जिरह बहस के दौरान,
कि साहब 1972 में ऐसा हुआ, 74 में ऐसा हुआ, 80 में ऐसा हुआ, 2000 में ऐसा हुआ, 2005 में ऐसा हुआ, 2010 में ऐसा हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। तो लगातार 10 एग्जाम्पल्स दिए, यानी 10 नज़ीर पेश किया, रूलिंग पेश किया। अब वो जब रूलिंग पेश किया तो जो मौजूदा जज साहब सुनवाई कर रहे हैं उनके ऊपर उसी तरीके के मामले में उसी तरीके के फैसले को करने का एक दबाव बनता है, जब तक कि मौजूदा मामले में जज साहब को ऐसा न लगता हो कि भले ही मामला मिलता जुलता है या समान है, लेकिन इसमें फैक्ट्स दूसरे हैं, एविडेंसेस दूसरे हैं, इसमें अलग तरीके का फैसला देने की ज़रूरत है, तो वो अलग से फैसला दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक रूलिंग्स आने से, नज़ीर पेश करने से उनके ऊपर दबाव बनता है। ये एक तरीके का उदाहरण है कि जैसे मान लें आप मेरे पास आए और आपने कहा कि साहब ये समस्या हमारे सामने आई है और इस तरीके की समस्या जब भी पहले हुई तो ऐसा ऐसा किया गया, तो इस बार भी ऐसा करना चाहिए, जब तक कि हमको ये ना लगे कि नहीं ठीक है पहले जो किया गया वो किया गया, लेकिन इस बार के फैक्ट्स फिगर दूसरे हैं, हम कुछ दूसरा काम कर सकते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? रूलिंग्स कहते हैं। आप लोगों ने कभी किसी बड़े वकील साहब के चैम्बर का तस्वीर, फोटो, इमेज, पिक्चर देखी हो या खुद कभी गए हो तो आपने देखा होगा बड़े गौर से कि उनके पीछे बहुत सारी किताबें उनके चैम्बर में लगी रहती हैं। गौर किया है? बहुत सारी किताबें, और उन किताबों पर क्या लिखा रहता है? AIR। कभी गौर किया है? AIR इसका क्या मतलब है? ऑल इंडिया रिपोर्टर। ऑल इंडिया रिपोर्टर का क्या मतलब हुआ? अब AIR 1974 मान लीजिए, तो मतलब ये हुआ कि हर साल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले आते हैं वो एक किताब में लिख करके संकलित किए जाते हैं। उस किताब को कहते हैं ऑल इंडिया रिपोर्टर, और जिस साल की वो किताब होती है उसमें उस साल के फैसले होते हैं, तो उसको कहते हैं ऑल इंडिया रिपोर्टर 1974। तो अब अगर आपको मालूम करना है, जैसे मैंने आपको केशव सिंह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का रेफरेंस का मामला बताया था, केशव सिंह विशेषाधिकार हनन, इस तरीके से मैं बार बार तमाम मामलों में आपको केशवानंद भारती जजमेंट के बारे में बताता हूँ, जो कि 24 अप्रैल 1973 को आया, 24 अप्रैल 1973। तो अगर आपको कभी ये जानना हो कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के किसी मामले में क्या फैसला आया था, क्या फैक्ट्स थे, केस लॉ क्या था, जज साहब कौन थे, मैटर क्या था, तो आप क्या करेंगे? मान लें अगर आपको आज केशवानंद भारती के मामले के बारे में पूरी जानकारी, मालूमात हासिल करनी है, तो बस आप क्या करेंगे? AIR 1973, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1973 नाम की जो किताब है उसको निकालेंगे और उसमें आप फिर इंडेक्स पढ़ेंगे, ABCDEFGH करते हुए अब आप आ जाएंगे K पर, और K पर लिखा होगा केशवानंद भारती। अब आप पेज नंबर देखेंगे, खोलेंगे, उसमें जजेस कौन थे, उसमें केस किन के बीच था, कौन एपेलेंट थे, कौन डिफेंडेंट थे, मामला क्या था, क्या केस के बारे में फैक्ट्स फिगर्स दिए गए, क्या जिरह बहस हुई और क्या फैसला आया, ये पूरा कुछ विस्तार से दिया होगा। तो अब आप अगर वकील साहिबान हैं या जज साहिबान हैं तो आपके सामने पुराने केस का एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसी को ऑल इंडिया रिपोर्टर कहते हैं। और इसलिए जब वकील साहिबान लोग अपना मुकदमा अदालत में लड़ने के लिए जाते हैं तो अपने साथ ढेर सारी फाइल, किताबें वगैरह लेके जाते हैं। वो यही होते हैं जिनमें पुराने केसेस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, अपने केस के पक्ष में रखने वाले तमाम जो दावे होते हैं उनके संबंध में क्या क्या एविडेंसेस हैं, साक्ष्य हैं, वो लेकर के जाते हैं। तो इन सबको जो मिला करके उनका केस का आर्ग्यूमेंट होता है, जो तर्क होता है, बहुत मजबूत हो जाता है। उसका असर आपके केस के जीतने की संभावना पर ज़्यादा पड़ता है। इज दैट वेरी क्लियर? और इसलिए देखिए रेसिड्यू डेसेंडाए,
और ऑबिटर डिक्टम, दो चीज़ें होती हैं। जज साहिबान जो अपने जजमेंट्स में ऑब्जर्वेशंस देते हैं, जो वो बीच बीच में बोलते हैं, जो बात कहते हैं, वो है ऑबिटर डिक्टम, पासिंग रेफरेंस कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन जो लास्ट की लाइंस में जजमेंट का जो जुडिशियल ऑर्डर है, जो रेसिड्यू है, आदेश है जो मूलतः, उसको कहते हैं रेसिड्यू डेसेंडाई, यानी कि वही मूलभूत वही है, लेकिन बाकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, पासिंग रेफरेंस होती है, लेकिन बाइंडिंग पार्ट जो होता है, जो लागू होता है, वो क्या होता है? जजमेंट होता है, ऑर्डर होता है। तो दो हिस्से होते हैं जुडिशियल ऑर्डर के, ऑबिटर डिक्टम एंड रेसिड्यू डेसेंडाई। इज दैट वेरी क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। Judges to the Supreme Court and High Courts are appointed by President of India. भारत में सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। For which he takes the consultation of a group, जिसमें वो एक समूह के सदस्यों से परामर्श लेते हैं, नोन एज कॉलेजियम, जिसे कॉलेजियम कहा जाता है। दिस कॉलेजियम इज कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग। इस कॉलेजियम में निम्न सदस्य होते हैं। 1, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, इज इक्वल टू बराबर आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, ब्रैकेट एक्सेप्ट 1 whose name is under consideration, उन्हें छोड़कर जिनका नाम विचाराधीन है। नेक्स्ट, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, इज इक्वल टू बराबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रधान न्यायाधीश प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 2, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए ना, हाँ, तो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। Next, in the appointment of Chief Justice of High Court, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, इज इक्वल टू बराबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रधान न्यायाधीश, अब यहां पर प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश प्लस आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के निवर्तमान न्यायाधीश प्लस गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट,
संबंधित राज्य के राज्यपाल, कंसर्न्ड स्टेट। नेक्स्ट, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इज इक्वल टू बराबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रधान न्यायाधीश, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्लस गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, संबंधित राज्यों के राज्यपाल। ये बात आ रही, सब समझो। यानी कि हमारे संविधान में लिखा गया है कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लेकिन कैसे करेंगे, तरीका क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, नियम क्या होंगे, प्रक्रिया क्या होगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजियर्स एसओपीज क्या होंगे, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजियर्स एमओपीज क्या होंगे, ये कुछ प्रक्रिया नियम नहीं दिया गया संविधान में। और हुआ क्या कि फिर आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो आमतौर पर जो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, वहाँ की मिनिस्ट्री से, विधि और न्यायालय के मंत्रालय से कुछ नाम प्रधानमंत्री की सहमति से, प्राइम मिनिस्टर के कंसेंट के बाद प्रेसिडेंट को भेज दिए जाते थे और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते थे। ये व्यवस्था चली आ रही थी। लेकिन 3 बड़े लैंडमार्क केसेस हुए जिनको 3 जजेस केसेस कहा जाता है, 3 जजेस केस कहा जाता है, जिसमें पहला है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जजमेंट और तीसरा है ट्रायड कोर्ट रेफरेंस। इन 3 मामलों में धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था किया कि नहीं, अब एग्जीक्यूटिव के कहने पर, यानी कि मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस या प्राइम मिनिस्टर के कहने पर जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, बल्कि प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और अपॉइंट करने के पहले वो कुछ लोगों से सलाह मशवरा करेंगे। वो कौन लोग होंगे? वो जो लोग होंगे उस पैनल को, उस समूह को क्या कहेंगे? कॉलेजियम कहेंगे। उस कॉलेजियम में कौन कौन लोग होंगे? तो ये भी तय कर दिया कि उस कॉलेजियम में जो लोग होंगे, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तो जो चीफ जस्टिस अब रिटायर हो रहे हैं वो रहेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको छोड़कर, जिनका नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए विचार किया जा रहा है, उनको छोड़कर 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस का अपॉइंटमेंट करना है तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहेंगे। अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहेंगे, और जो चीफ जस्टिस अब रिटायर हो रहे हैं या उनका कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है या वो प्रमोट होकर के सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, जो हट रहे हैं, आउटगोइंग, निवर्तमान है, वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रहेंगे, और जो हाई कोर्ट से संबंधित जिस राज्य का मामला है वहां के गवर्नर रहेंगे। और अगर
हाई कोर्ट के बाकी जजेस को अपॉइंट करना है तो उनके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्लस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट प्लस गवर्नर। बात आ गई समझ में? जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं चीफ जस्टिस के अलावा, और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं चीफ जस्टिस के अलावा, यानी चीफ जस्टिस के अलावा जो भी जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होते हैं उनको प्यूनी जजेस कहते हैं। प्यूनी जजेस का मतलब होता है, प्यूनी मीन्स स्मॉल, लघु। तो लघु का मतलब जजेस अदर देन दी चीफ जस्टिस, जो उनसे छोटे हैं। अब यहां छोटे से मतलब कद से, लंबाई से, ऊंचाई से नहीं है, ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से है, पद से संबंधित है। तो इस पूरी व्यवस्था को क्या कहते हैं? कॉलेजियम कहते हैं। अब कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसी का बड़ा विरोध हो रहा है। विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि ऐसा देखा गया कि 1993 से, जब से यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू हुई, अब तक ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेस ऑलरेडी रह चुके हैं, उन्हीं की फैमिली के, उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के भाई, उन्हीं के बेटे, उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के नातेदार बाद में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने लगे। चूंकि इसमें जुडिशरी के जो जजेस हैं उनकी संख्या बहुत है, केवल एक गवर्नर साहब हैं जो कि नॉन जुडिशियल फंक्शन करते हैं, जुडिशरी का अथॉरिटी का हिस्सा नहीं है। तो इन्हें कहा गया कि साहब, जजेस हैव टेकन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन देयर हैंड्स। न्यायाधीशों ने ही न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। और चूंकि ये सारे जजेस जो अब नए जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, वो अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने परिवार के लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, तो बड़ा भाई भतीजावाद है, नेपोटिज्म है। और ये सारे जज जो हैं एक दूसरे को फेवर करते हैं कि भाई तुम मेरे आदमी को, मेरे घर परिवार को, मेरे लोगों को अपॉइंट कर दो, हम तुम्हारे लोगों को अपॉइंट कर देंगे, तुम हमारे केसेस में देख लेना, हम तुम्हारे केसेस में देख लेंगे। तो एक कल्चर चल गया है जिसको कहते हैं अंकल जज कल्चर। अंकल जज कि जो फला जज साहब हैं वो तो हमारे जानने वाले, हमारे अंकल हैं, हमारे जान पहचान के, हमारे परिचित हैं। फिर ये कहा जाने लगा कि दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं। नोवेयर इन द वर्ल्ड इट इज सीन दैट जजेस अपॉइंट जजेस। Otherwise, judiciary sets the things right and rolling, that you are doing wrong, we will correct you, we will not allow any wrongdoings. But who will bell the cat? बाकी सारे मामलों में तो न्यायपालिका कहती है कि हम गलत नहीं होने देंगे, जहां गलती है उसको सुधारेंगे, आप ये गलत कर रहे हैं उसको ठीक कीजिए। न्यायपालिका में जो गलतियां हो रही हैं उसको कौन ठीक करेगा? सवाल ये है, हु विल बेल द कैट? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो दरअसल एक बहस शुरू हुई धीरे धीरे कि ये जजेस अपने ही लोगों को, अपने ही परिवार, अपने ही फैमिली मेंबर्स, अपने ही बेटे भाई या नातेदार रिश्तेदार को अपॉइंट कर रहे हैं। और आपको ऐसे बहुत सारे जजेस की फैमिलीज मिल जाएंगी, ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिसमें आप ये देखेंगे कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर भी चीफ जस्टिस रहे या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उनके फादर और उनके फादर, उनके बेटे और फिर उनके बेटे, और मौजूदा वक्त में भी कोई ना कोई उनकी फैमिली से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज है। आप अगर खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो इलाहाबाद जाएं तो वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे पुराने ख़ानदान या बड़े वकीलों के नाम मिलेंगे जहाँ पर फैमिली ऑफ जजेस कहा जाता है उनको, न्यायाधीशों का परिवार है, कि बाबा भी न्यायाधीश थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, फिर उनके बेटा भी रहे, फिर नाती भी रहे, फिर पोता भी रहे, और इस समय भी तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी किसी न किसी जुडिशियल पोजीशन पर है।
धीरे धीरे इसमें आरोप लगने लगा नेपोटिज्म का, फेवरिटिज्म का, भाई भतीजावाद का, पक्षपात का, और ये आरोप लगने लगा कि साहब न्यायाधीश ही न्यायाधीशों को अपॉइंट कर रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं, ये सही नहीं है और इसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन दरअसल ये नौबत क्यों आई? क्योंकि संविधान तो 1950 में लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को, और कॉलेजियम की व्यवस्था तो 1993 से आई, 1993 से। तो 1950 से 1992 तक क्या होता रहा? क्या जो पहले की व्यवस्था थी वो ठीक थी? क्या पहले जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता था वो बड़ा फेयर, बड़ा रीजनेबल, बहुत जस्ट और जुडिशियल विजडम के साथ होता था? बड़ी उसमें न्यायिक शुचिता, पारदर्शिता, विद्वता थी, नीरक्षीर विवेक के आधार पर यह कार्य होता था? नहीं, ऐसा तो नहीं था। तब क्या होता था? अभी तो गनीमत है कि ये जो कॉलेजियम के मेंबर्स हैं, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हैं, वही अपने नातेदार रिश्तेदार को अपॉइंट कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा था? पहले ये हो रहा था कि जो नेता, मंत्री, विधायक, सांसद थे वो अपने लोगों को अपॉइंट कराते थे। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मामला है तो इसका मतलब यह है कि कम से कम कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इस स्तर का कोई बड़ा राजनेता अगर चाहता था तो वो अपने मनपसंद विश्वास पात्र लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनवा देता था। बड़े ऐसे उदाहरण। एक जज साहब तो ऐसे थे जो चुनाव लड़े, राज्यसभा का मेंबर हुए, फिर राज्यसभा की मेंबरशिप छोड़ करके फिर जज हो गए, फिर चुनाव लड़े, ये सब होता रहा। तो दरअसल आजादी के बाद 1950 से 1992 तक जिस तरीके से जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा था वो बड़ा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता था, बहुत राजनीतिक दृष्टिकोण से होता था, वो भी सही नहीं था। और इसलिए एसपी गुप्ता के मामले में, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के मामले में और जजेस रेफरेंस के मामले में धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी वो ये की कि जो राजनेता, मंत्री, सांसद, विधायक, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर अपनी मनमर्जी से लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। सही, अच्छे, काबिल, योग्य न्यायाधीश नहीं आ रहे, राजनीतिक आधार पर इनकी नियुक्ति हो रही है। दे आर बीइंग अपॉइंटेड ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। इसका मतलब ये नहीं कि उस समय कोई अच्छे या लीगल ल्यूमिनरी या जुडिशियल विजडम के लोग नहीं आते थे। एक से एक स्टालवर्ट पैदा हुए भारत में, एक से एक बड़े बड़े काबिल जजेस हुए, लॉयर्स हुए जो बाद में जज बने, इसमें कोई दो राय नहीं। एक लंबी फहरिस्त है। जस्टिस हीरालाल जेकानिया जो आज़ादी के बाद पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उसके बाद जस्टिस पातंजलि शास्त्री जो सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, जस्टिस कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके बाद जस्टिस गजेंद्र गढ़कर, बहुत लंबी फहरिस्त है। बड़े काबिल, बड़े होनहार, बड़े लीगल जायंट्स थे लोग। लेकिन ऐसे भी लोग बने और उनकी संख्या अच्छी खासी थी, जो केवल इसलिए बने क्योंकि उनके राजनीतिक संबंध थे, राजनीतिक रसूख थे, सियासी पहुंच और सियासी रसूख वाले लोग थे। तो उस एक गलती को, उस कमी को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे जो 3 जजमेंट्स दिए और रेफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया, उसमें 93 से कॉलेजियम सिस्टम लागू कर दिया और कॉलेजियम सिस्टम ठीक ठाक ढंग से काम करने लगा। लेकिन धीरे धीरे इसमें भी दुर्गुण और दोष पैदा हो गए, इसमें भी कमियां आ गई। अगर नेता लोग अपनी मनमर्जी से पहले नियुक्त कर रहे थे तो अब जजेस लोग अपनी मर्जी से नियुक्त करने लगे। अगर वो पहले की बात गलत थी तो ये भी बात गलत होने लगी। इस बीच हुआ क्या कि 1990s का दशक भारत में कहलाता है द एज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म,
न्यायिक सक्रियता का युग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये वो दौर था जब भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अपने शिखर पे पहुंच गया। जनहित याचिकाएं, यानी कि ऐसे ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दाखिल होने लगे जिसमें नौकरशाही पर, नेता पर, सांसद पर, विधायक पर, मंत्री पर, सरकार पर इस तरीके के आदेश न्यायालय देने लगा कि इसे लागू करो, इसको हटाओ, इसको ख़त्म करो, इस व्यवस्था को सही करो। तो न्यायपालिका के इन आदेशों को विधायिका और कार्यपालिका ने बहुत अच्छा नहीं माना, बल्कि ये कहा कि ये हमारे कार्यों में हस्तक्षेप है, ये अवांछित है, ये अप्रिय है। This is something which is deplorable, unwarranted, undesirable, and it is an interference in the domain and functioning of executive and legislature. उसको मीडिया ने नाम दिया जुडिशियल एक्टिविज्म का। न्यायिक सक्रियता बढ़ गई। क्यों बढ़ी, वजह क्या थी, वो हम आगे समझेंगे, लेकिन ऐसा हुआ। दूसरी बात, ब्यूरोक्रेसी ने, एग्जीक्यूटिव ने, पॉलिटिशियंस ने, नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, नौकरशाहों ने यह महसूस करना शुरू किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसी तरीके से काम करते रहे तो हमारी आज़ादी पर, हमारे काम करने पर बड़ा अंकुश लग जाएगा। और इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए कि ये जो जजेस अपने से जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, इस व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। और उनके पास इस तरीके की शिकायतें और इस तरीके के उदाहरण, इस तरीके की बातें आने लगी थी कि जजेस के अपॉइंटमेंट में नेपोटिज्म, फेवरिटिज्म, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, फ्री फेयर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो वो एक आधार बन गया, एक ग्राउंड मिल गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि साहब न्यायाधीशों की नियुक्ति में सुधार करने की जरूरत है, और इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी भारतीय, कोई भी कानून का जानकार, कोई भी एक विवेकशील प्राणी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भारत में सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मामलों में, ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट के मामलों में रिफॉर्म्स की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पहले की व्यवस्था थी 1950 से 92 तक, वो भी ठीक नहीं थी, और जो बाद में कॉलेजियम सिस्टम आया अपॉइंटमेंट का, वो भी कोई बहुत बेहतर नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया 2014 में, और इसको कहते हैं एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और यह कहा कि अब प्रेसिडेंट कॉलेजियम की सलाह पर काम नहीं करेंगे, अब एक नई संस्था बनाई जाएगी जिसको एनजैक या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहा जाएगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से परामर्श करके, अब जो ये परामर्श एनजैक देगा, कॉलेजियम की जगह क्या आ गया, एनजैक आ गया। एनजैक की सिफारिशों के आधार पर प्रेसिडेंट अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करेंगे। 2014 में यह कानून पारित हो गया। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब है संविधान में संशोधन करना है, तो संसद से तो पारित होना ही चाहिए, लेकिन देश की कम से कम आधी विधानसभाओं से भी उसका पारित होना जरूरी है, तभी संविधान में संशोधन होगा। So to make an amendment in the constitution, you need to pass this law not only from the parliament but also from at least half of the state assemblies must ratify and pass this law. तो साहब पास हुआ, बड़े बहुमत से पास हुआ, बहुत जोरदार तरीके से पास हुआ, और भारत में सभी राज्यों ने और संसद ने इसको पूर्ण समर्थन दिया और पारित हो गया और लागू हो गया। लेकिन इससे पहले कि एनजैक कुछ काम कर पाता कि 2015 में, एक भी साल बीतने नहीं पाया, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एनजैक को खारिज कर दिया और कहा that 99th constitutional amendment is ultra virus, null and void। कि 99वां संविधान संशोधन क्या है, विधि शून्य है। क्यों? बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान के बुनियादी ढांचे के विपरीत है, विरुद्ध है। क्यों?
क्योंकि संविधान का जो बुनियादी ढांचा बताया गया है उसमें बहुत सारे तत्व, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जिसको कहते हैं न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायपालिका की स्वायत्तता और स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी ऑफ जुडिशरी। और चूंकि एनजैक से इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी ऑफ जुडिशरी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, इट इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड, इट इज बीइंग डाइल्यूटेड, and therefore 99th Constitutional Amendment Act is invalid and therefore NJAC cannot be constituted। चूंकि न्यायिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर आघात पहुंच रहा है, वो शिथिल हो रहा है, उसको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए उसे लागू नहीं किया जा सकता और इसलिए व्यवस्था लागू होने से पहले ही समाप्त हो गई। तो फिर व्यवस्था कहां पर पहुंच गई? वही कॉलेजियम सिस्टम पर। और 2015 से आज 2025 10 साल हो गए इस फैसले को आए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में बिल्कुल ये कहा, साफ साफ कहा, उसे स्वीकार किया कि हम ये मानते हैं कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार के नाम पर यह अधिकार देश के राजनीतिक लोगों को दे दिया जाए, क्योंकि अगर राजनीतिक लोगों के हाथों में अधिकार आ गया तो कहीं अधिक दुरुपयोग होगा। तो हम इसमें सुधार करेंगे, लेकिन वो सुधार क्या होगा, इस पर व्यापक विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। सो सुप्रीम कोर्ट एडमिटेड दिस इन इट्स जजमेंट। Supreme Court accepted that there is a need to reform the process of appointment of judges, and there are structural functional bottlenecks, there are discrepancies, there are anomalies, there are problems, there are allegations of nepotism and favoritism and discrimination in the appointment of judges, but in the name of the reform of the judges' judicial appointments, we cannot give this right solely to politicians, because then it will lead to further and more grievous hurt and injury to our constitutional courts. That will jeopardize the interest of judicial authority. लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं और वही कॉलेजियम की व्यवस्था चलती चली आ रही। वही हर बात बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है, वही टूटी हुई कंघी जो पहले थी सो अब भी है। तो जो था जैसे था वो वैसा ही चलता चला आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? अब लिखिए ऐसे। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ये पूरा क्लियर हो गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ there have been allegations of nepotism, favoritism and discrimination. Allegations of nepotism, favoritism and discrimination in the appointment of judges to the constitutional courts. संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक भेदभाव, पक्षपात और भाई भतीजावाद के आरोप लगे। And therefore, और तब
फर्स्ट जजेस को केस एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, 1982, 1982। सेकेंड जजेस केस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाइनटीन 1993। And third judge's case, INRI presidential reference, INRI presidential reference, INRI presidential reference 1999, 1999। Gradually the system of collegium was established and strengthened। कॉलेजियम प्रणाली को स्थापित और सुदृढ़ किया गया। एंड इट वाज स्टेटेड, और यह कहा गया कि इफ देयर इज एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन or lack of consensus, if there is any difference of opinion or lack of consensus, on the name of appointment of judges in the collegium, कि यदि कॉलेजियम में किसी न्यायाधीश के नियुक्ति के संदर्भ में कोई मतभेद है, असहमति है, अथवा विवाद है, then the opinion of Chief Justice of India shall be binding upon the President. Opinion of Chief Justice of India shall be binding upon the President. तो भारत के प्रधान न्यायाधीश का परामर्श राष्ट्रपति पर बंधनकारी होगा। That is how finally, और इस प्रकार अंततः judiciary centralized the authority of appointment of judges in the constitutional court. न्यायपालिका ने संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का केंद्रीकरण अपने हाथों में कर लिया।
एज अ रिजल्ट, परिणामतः पार्लियामेंट पास द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014, संसद ने 99वां संशोधन 2014 पारित किया। मेकिंग द प्रोविजन ऑफ एनजैक, जिसमें एनजैक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया। We shall advise the President on matters related to appointment, transfer and promotion of judges of the Constitutional Court. जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति, प्रोन्नति और स्थानांतरण के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देगा। बट इन 2015, किंतु 2015 में 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सेट असाइड द 99th अमेंडमेंट, 99वें संविधान संशोधन को अस्वीकृत कर दिया। And thus again the collegium system was restored. और इस तरह से पुनः कॉलेजियम प्रणाली बहाल हो गई। कोई शक, कोई सवाल? ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर? तो अब मौजूदा स्थिति यह है कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में आज भी कॉलेजियम काम कर रहा है और कॉलेजियम के जो सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि साहब ये कहना कि कॉलेजियम पूरी तरीके से एकमात्र केवल जजेस का ही समूह है, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम भी जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के बारे में विचार विमर्श करता है, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग वगैरह का मामला जब आता है, तो उसमें गवर्नर भी तो हैं, और गवर्नर तो जज नहीं है, और गवर्नर ही नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली होता यह है कि चीफ मिनिस्टर का भी ओपिनियन लिया जाता है। जिस भी राज्य का मामला है वहां के चीफ मिनिस्टर का भी ओपिनियन लिया जाता है, और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर तो दोनों पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं। और फिर वहां से बात आगे बढ़ती है और फिर कॉलेजियम में आती है, फिर कॉलेजियम के बाद जो नाम फाइनल किए जाते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में जाती है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से बातचीत जब हो जाती है तो फाइनल प्राइम मिनिस्टर करते हैं और फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रैक्टिकली प्रोसेस तो ये होता है। तो जो एमओपीज और एसओपीज हैं, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर्स और ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो ये व्यवस्था कर देते हैं कि केवल और केवल खाली एकमात्र जजेस का ही इंटरफेरेंस है, ऐसा नहीं है, या उन्हीं की केवल अथॉरिटी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इसके क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, मेजॉरिटी तो जजेस की ही है, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का कोई से नहीं है, कुछ अधिकार नहीं है, कुछ दखल नहीं है, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कुछ कर ही नहीं सकती। जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम ने नाम भेज दिया वही आगे बढ़ाना है। अपनी ओर से प्राइम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर को कोई अधिकार नहीं है कि किसी नाम को हटा दें या जोड़ दें या कह दें कि नहीं, इनको विचार इन पर नहीं किया जाएगा।
और प्रेसिडेंट के पास तो केवल अपॉइंटमेंट का राइट है और तो कोई राइट ही नहीं है। और आखिरकार थर्ड जजेस केस तक आते आते सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि अगर प्रेसिडेंट और कॉलेजियम में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय मानी जाएगी। तो आखिरकार एक तरीके से ये पूरी तरह जुडिशियल अथॉरिटी है जो प्रिवेल करती है, न्यायिक प्राधिकारी हैं जो कि न्यायिक व्यवस्था में न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अपने हाथ में ले चुके हैं। तो बहस का मुद्दा ये है, तो होना क्या चाहिए, व्हाट इज द वे आउट, सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है, समाधान क्या है, तरीका क्या है। अब ये मेन एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 10 साल पूरे हो गए एनजैक के फैसले के आए हुए, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट खारिज हो चुका है और अभी तक जजेस के अपॉइंटमेंट की कोई व्यवस्था नए तरीके की सुधार के साथ नहीं आई है। और जबकि इस बीच जस्टिस वर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, के घर में उनके स्टोर हाउस, आउटडोर हाउस में करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ और आज की तारीख 13 अगस्त 2025 से पार्लियामेंट में उनको हटाने की प्रक्रिया भी पूरी तरह से शुरू हो रही है, जिसको आमतौर पर रिमूवल ऑफ जजेस या हालांकि अखबार वाले महाभियोग या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इम्पीचमेंट बताते हैं, लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल को हम इम्पीचमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली अंडर आर्टिकल 61 ओनली द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। तो ये बात तो सही है कि अगर कोई और अफसर, सांसद, विधायक, नेता, मंत्री होता और उतना कैश अनअकाउंटेड किसी के घर से बरामद होता तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती, उस पर सीबीआई का मुकदमा और जांच होती और उस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स और न जाने क्या क्या सरकारी एजेंसियां जांच पड़ताल शुरू कर देती और गिरफ्तारी होती, जमानत कराना पड़ता। लेकिन चूंकि जस्टिस वर्मा हाई कोर्ट जज थे तो उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। अब रिमूवल का प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन कोई एक्शन तो हुआ नहीं अभी तक। रिमूवल होगा कि नहीं होगा फाइनली ये राज्यसभा, लोकसभा में अगर 2/3 मेजॉरिटी से पास होता है तब तय होगा। तो कोई ना कोई मैकेनिज्म तो इस तरीके का बनाया जाना चाहिए कि अगर जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ मिसकंडक्ट करते हैं, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके विरुद्ध कुछ ना कुछ इंटरनल मैकेनिज्म भी होना चाहिए अदर देन रिमूवल ऑल्सो, क्योंकि रिमूवल का प्रोसेस बड़ा लंबा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा टेक्निकल है, उसमें बड़ी जटिलताएं हैं। देयर आर व्हील्स विद इन द व्हील्स, क्योंकि अब रिमूवल कैसे होता है, और चूंकि जस्टिस वर्मा का मामला चल रहा है तो मैं आपको रिमूवल भी बहुत विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि उस पर मेन एग्जाम में सवाल आ सकता है, प्रीलिम्स में भी सवाल आ सकता है। तो रास्ता क्या है, समाधान क्या है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे, और सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। कोई शक, कोई सवाल? ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर? ठीक, थैंक यू।